तो क्या मशहूर कवि कुमार विश्वास की गाड़ी पर किसी शख्स ने टक्कर मारने की कोशिश की, या फिर जिस शख्स पर कुमार विश्वास की गाड़ी को टक्कर मारने का आरोप है वही पीड़ित है और उसके साथ कुमार विश्वास के सुरक्षा कर्मियों ने मारपीट की है? क्या है यह पूरा मामला, हम ये समझेंगे। यह भी जानिए कि यूपी 112 में लगातार अपने सैलरी को बढ़ाने को लेकर मांग कर रही लड़कियां अभी भी धरने पर क्यों हैं? सरकार की तरफ से क्या कदम उठाया गया है और क्या है उनकी मांग? और यह जानिए कि कल अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा कैबिनेट पहुंच रहा है। क्या क्या होगा वहां और क्या फैसले हो सकते हैं कैबिनेट में, हम ये समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात होगी कुमार विश्वास की। जी हां, कुमार विश्वास ने आज शाम तकरीबन 3 बजे के आसपास एक ट्वीट किया। आप इस ट्वीट को देखिए। और इस ट्वीट में उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो दिल्ली से अलीगढ़ की ओर जा रहे थे तभी हिंडन नदी के आसपास एक शख्स ने उनकी गाड़ी पर टक्कर मारने की कोशिश की और उन पर और उनके जो अंगरक्षक हैं उन पर हमला हुआ है। आप इस ट्वीट को देखिए। दरअसल जो कुमार विश्वास हैं, इस ट्वीट को करने के बाद वो अलीगढ़ की तरफ बढ़ गए, लेकिन यह मामला थाने पहुंच गया। जिस शख्स पर आरोप लगा कि उसने कुमार विश्वास की गाड़ी में टक्कर मारी है या फिर उनके अंगरक्षकों पर हमला करने की कोशिश की है, दरअसल वो शख्स इंदिरापुरम थाने पहुंच गया और उसने जो कंप्लेन दी उसके मुताबिक गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर के ये पूरा वाकया हुआ और कुमार विश्वास के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने उन पर हमला किया है, उसे पीटा है। लहूलुहान है ये शख्स। आप पहले इसकी बात सुन लीजिए। चल रहे राहगीर ने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसे भी हम आपको दिखाएंगे और फिर पुलिस का वर्जन भी सुनाएंगे। लेकिन पहले कुमार विश्वास के ट्वीट के बाद इस शख्स को सुनिए जो एक डॉक्टर है और पेशे से डॉक्टर है और उसका कहना है कि वो अस्पताल से घर जा रहा था तब ये पूरा वाकया हुआ। सुनिए। मैं आरोग्य हॉस्पिटल से फ्लोरेंस हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था केस था, तो बीच में पुलिस वाले की गाड़ी निकली, उसने पास मांगा तो मैंने पास दे दिया। फिर पुलिस वाले की गाड़ी निकली तो उसके पीछे मैंने गाड़ी लगाई और पीछे किया कार्निवल भी थी, वो भी शायद उसके साथ ही निकलना चाह रही थी, मुझे दिखी नहीं। तो मैंने पुलिस वाले की गाड़ी पीछे लगा दी तो वो आगे आके ओवरटेक करके उसने मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी। मैं भी रुक गया, क्या हो गया, गाड़ी चलाने नहीं आती, ये वो बहस करने लगा, फिर गाली गलौज करने लगा। फिर उसने हाथापाई करी मुझे, गार्ड्स थे, कई सारे गार्ड्स थे, ब्लैक ड्रेस में भी था, बंदूक भी थी उसके पास। उसने काफ़ी मारपीट की, मुझे गिरा दिया, लातों से भी मारा, छाती पे लात रख के बंदूक दिखा के गोली मारने की भी धमकी दी मुझे कि गोली मार दूंगा अगर उठे तो। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? किसकी बेस पे? मैं चाहता हूँ कि उन गार्ड्स के खिलाफ जो भी मैक्सिमम कार्रवाई हो सकती है वो हो। इस तरह से वो पब्लिक को कहीं भी कोई भी हो, लेकिन ऐसे आप नहीं मार सकते। सर किसका काफिला था? मेरे को गाड़ी नंबर पता है, किसका काफिला था ये तो मुझे नहीं पता। और किया कार्निवल जो गाड़ी थी ब्लैक कलर की, वो तो उसमें तो कुछ भी नहीं था, कोई इंडिकेशन नहीं था कुछ। इसके अलावा 4 सेकंड का एक वीडियो भी सामने आया है और ये वीडियो एक राहगीर ने बनाया है। यूपी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो उन्हीं डॉक्टरों के पास से इस वक्त वायरल हुआ है और कहा जा रहा है कि ये मारपीट का ये वो 4 सेकंड का वीडियो है। तो आप इस वीडियो को देखिए। लेकिन हम आपको बता दें कि इसके बाद अब ये मामला पुलिस थाने में दर्ज हो चुका है। बाकायदा पुलिस की तरफ से भी बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि इस पूरे वाकये पे दोनों तरफ से कंप्लेन आ चुकी है और अब इसकी जांच चल रही है। सच्चाई क्या है ये तो पुलिस बाद में बताएगी, लेकिन जो अभी तक की सच्चाई है वो आपके सामने है। सुनिए पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। आज लगभग 2:45 बजे डॉक्टर कुमार विश्वास जी द्वारा ट्वीट के माध्यम से और इंदिरापुरम पुलिस को कॉल के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि अलीगढ़ जाते समय हिंडन नदी के पास बने फ्लाईओवर के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके कार में टक्कर मारी गई और उनके साथ चल रहे सीआरपीएफ के सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमला किया गया। इसी के साथ साथ लगभग 3 बजे
थाना इंदिरापुरम पर एक व्यक्ति आते हैं जो अपना नाम पल्लव वाजपेयी बताते हैं और वह बताते हैं कि हॉस्पिटल से घर जाते समय सेम स्पॉट पे उनके साथ प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों द्वारा कार ओवरटेक करने को लेकर मारपीट की गई है। पुलिस द्वारा दोनों घटनाओं का संज्ञान लेते हुए जब जांच की गई तो वह अज्ञात व्यक्ति की पहचान डॉक्टर पल्लव वाजपेयी के रूप में हुई है। इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए इंदिरापुरम पुलिस ने जांच शुरू की है। जल्द ही जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पिछले 3 दिनों से चल रहा यूपी 112 का जो आंदोलन है वो आज भी नहीं रुका। जी हां, यूपी 112 वो है जो महिला सुरक्षा के लिए जो पुलिस कंट्रोल रूम बना हुआ है, जिसमें बाकायदा शिकायतें दर्ज होती हैं, जो एक हेल्पलाइन नंबर है और जहां काम कर रही लड़कियों ने सरकार के खिलाफ और खासकर उस कंपनी के खिलाफ जो कि जिसने कि इस पूरी यूपी 112 की कमान अपने हाथ में ले रखी है और जिसने आउटसोर्स कर रखा है इस पूरी प्रक्रिया को, उसके खिलाफ लगातार आंदोलनरत हैं। ये तमाम लड़कियां इको गार्डन में बैठी हुई हैं और उनसे लगातार नेता मिल रहे हैं और उनके तरफ उनके प्रति अपनी सहानुभूति भी दिखा रहे हैं। दरअसल इनकी 2 मांगे हैं। एक मांग है कि चूंकि ये पिछले 7 सालों से महज 12,000 की सैलरी पर काम कर रही हैं, इसलिए इनकी सैलरी को 5 से 6,000 रुपए बढ़ाया जाए, कम से कम 18,000 इनकी सैलरी की जाए। हालांकि इस मांग में कोई बुराई नहीं है। दूसरी तरफ अब एक नई कंपनी ने इस यूपी 112 को टेक ओवर किया है, यानी कि आउटसोर्स एम्प्लॉय के तौर पर अब दूसरी कंपनी इस यूपी 112 को देख रही है और इन लड़कियों का आरोप है कि वो कंपनी अब नए लोगों को ठेके पर रख रही है और पुराने लोगों की नौकरी को खतरा बना हुआ है। यानी कि ये 2 ऐसे विषय हैं जिस पर सरकार को गौर करना चाहिए और सरकार को इनके साथ खड़ा होना चाहिए। कई तरह के वीडियो आए जिसमें लड़कियों को जबरन हटाया गया, पुलिस वालों की बदसलूकियां, तमाम तरह के वीडियो भी सामने आए, लेकिन लड़कियां भी अड़ी हैं कि इस बार वो न्याय ले करके ही रहेंगी। सरकार की किरकिरी होने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा ट्रांसफर किया गया और ये ट्रांसफर था नीरा रावत। जी हां, एडीजी नीरा रावत को अब यूपी 112 की जिम्मेदारी दी गई है। नीरा रावत महिला आईपीएस अधिकारी हैं, तेज तर्रार अधिकारी मानी जाती हैं, 1090 में पहले रह चुकी हैं और अब उनकी जिम्मेदारी है कि इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। लेकिन आपको बताएं कि यह मामला अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। आज मुख्यमंत्री आवास का जो चौराहा है उसके इर्द गिर्द बाकायदा समाजवादी पार्टी की पूजा शुक्ला ने, जो कि नेता हैं, उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ और इस सरकार के खिलाफ कई पोस्टर भी लगा दिए। तो कुल मिलाकर सरकार ने अपनी तरफ से एक कदम उठाया है कि नीरा रावत को यूपी 112 की जिम्मेदारी दे दी है। यानी अब उन लड़कियों की सुनने वाला कोई तो ऐसा महिला पुलिस अधिकारी है जो शायद इसका समाधान कर सके, लेकिन लड़कियों की तरफ से भी यह बात निकल कर आई है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी वो अपना आंदोलन नहीं खत्म करेंगी। अब नजर इस पर बनी है कि क्या सरकार इस डेडलॉक को खत्म कर पाती है या नहीं। वैसे उनकी मांगों को लेकर सभी दल, विपक्ष के ज्यादातर नेता और सभी इन लड़कियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। उनकी मांगे नाजायज भी नहीं है। अब अगली खबर। और अब आपको बताएं कि योगी कैबिनेट की एक मीटिंग कल यानी कि 9 नवंबर को अयोध्या में होने जा रही है। अयोध्या में रामकथा संग्रहालय में यह कैबिनेट मीटिंग होगी जिसमें कई अहम फैसले लिए जाएंगे। कल तकरीबन 12 बजे यह मीटिंग शुरू होगी और योगी कैबिनेट के सभी मंत्रियों को सुबह अयोध्या पहुंचने को कह दिया गया है। कैबिनेट के बाद सभी मंत्रीगण हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और उसके बाद एक साथ रामलला का बन रहा भव्य मंदिर भी देखने जाएंगे। लेकिन आखिर कैबिनेट की मीटिंग अयोध्या में क्यों, ये बड़ा अहम है। दरअसल योगी सरकार जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या जिस धार्मिक पुनर्जागरण की बात करती है उसके अपने एजेंडे पर वो लगातार बढ़ रही है। याद करिए जब कुंभ का दौर था, जब कुंभ मेला लगा था प्रयागराज में, उस दौर में भी एक कैबिनेट मीटिंग प्रयागराज के कुंभ में ही की गई थी। और अब जबकि 22 जनवरी को यह मंदिर, राम मंदिर
खुलने जा रहा है, नया मंदिर का उद्घाटन होगा, उसमें रामलला विराजमान होंगे, उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट को अयोध्या में करने की ये बड़ी पहल है। और आपको बताएं कि इसमें कई बड़े फैसले होने वाले हैं, जिसमें जिस तरीके से मथुरा में, वृंदावन में जिस तरीके से कॉरिडोर बन रहा है, इसके अलावा आप देखें तो कई और जो धार्मिक स्थल हैं उनके कॉरिडोर को लेकर के कुछ फैसले होंगे। जो बड़े बड़े मेले लगते हैं उत्तर प्रदेश में, अलग अलग जिलों में, उन मेलों को अब सरकार अपने स्तर पर और बड़े ढंग से कराएगी। इन तमाम फैसलों को लिया जा सकता है। तो कल इस कैबिनेट पर हमारी नजर बनी रहेगी कि इसमें क्या क्या फैसले होते हैं। और अब आखिर में आपको बता दें कि बहुत चर्चा है यूपी कैबिनेट में विस्तार की, लेकिन अगर ये कैबिनेट विस्तार 2 दिन बाद यानी 10 तारीख को होता है तो जानकारी के मुताबिक सिर्फ 2 मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन अगर ये टलता है और 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद होता है, तब एक बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।